कहानी फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन की, जिनसे बीपी नपवाए बिना नहीं सोते थे सीएम नीतीश कुमार। बचपन में गुरुजी से खूब खाए हैं डंडे, फिर होते गए बड़े, बन गए डॉक्टर। संघर्ष के दौर के किन पलों को याद करके कांप जाते हैं राजीव रंजन। कॉलेज के दिनों में पिता को खोने के बाद कैसे संभाला था अपना परिवार। नौकरी लगने से पहले हुई थी शादी, 4 महीने में मिलता था पगार। ऐसे में कैसे चलाते थे परिवार। आगे देखिए सौम्या राठी के साथ कहानी जिंदगी की। नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज की खास पेशकश कहानी जिंदगी की। आज के हमारे इस एपिसोड में बात होने वाली है एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी की जिन्होंने कभी जहानाबाद में अपने मास्टर जी के डंडे खाए थे और अब वो ऐसे मुकाम पर अपने आप को पहुंचा चुके हैं कि एक दौर ऐसा भी रहा जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे बिना बीपी नपवाए सो नहीं पाते थे। स्वागत करते हैं हम डॉक्टर राजीव रंजन का। सर, सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब जब मैंने नीतीश जी के किस्से से शुरुआत की है तो सबसे पहले मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को अपने उस दौर के बारे में बताएं जब ये चर्चा होने लगी थी कि नीतीश कुमार बिना डॉक्टर राजीव रंजन से बीपी नपवाए ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। नहीं, ये एक कथन में थोड़ी अतिशयोक्ति है जी। लेकिन बड़ा खूबसूरत पल था हमारी ज़िंदगी का कि सौभाग्यशाली पल भी कह सकते हैं सन कि जब नए नए मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने पहली विकास यात्रा शुरू की थी बिहार में। तो क्योंकि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का स्वभाव है जनता के साथ जुड़े रहना, बराबर जुड़े रहने की इनकी फितरत है, उनकी समस्याओं को जानना, समाधान करना। तो इन्होंने जैसे ही सत्ता संभाली मुख्यमंत्री की, तो पूरे बिहार के लोगों से इन्होंने जुड़ने का संकल्प बनाया विकास यात्रा के माध्यम से। उसका नाम रखा गया विकास यात्रा। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि इनके डॉक्टर के रूप में मुख्यमंत्री जी ने मेरा चयन किया कि आप ही चलेंगे मेरे साथ। और मैं बताऊं कि इतने खूबसूरत क्षण उस बीच में गुजरे वो 3-4 महीने के दौरान कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो कल्पनातीत है और वर्णनातीत है, इसको कह सकते हैं, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। बड़ा मज़ा आया। पहली बार मरीजों का संग छोड़ के मैं एक सूबे के मुखिया के साथ, सूबे के राजा के साथ मैं घूम रहा था। बहुत ठंड थी, सारे गांव में टेंट लगता था, टेंट में मैं रहता था। मैं देखता था कि इनका कैसे जनता के साथ सीधे संवाद होता है, जनता की समस्याएं कैसे आती हैं, उनका समाधान कैसे होता है। तो जनता से जुड़ने की प्रक्रिया जो हम क्लिनिक में करते थे मरीजों के साथ, उसका ग्रेटर डायमेंशन मिला, ज़्यादा प्रसार मिला जब हम मुख्यमंत्री के साथ विकास यात्रा में गए। तो एक बड़ी अच्छी यात्रा थी, बड़ी अच्छी शुरुआत थी यूँ कह लें इस पूरे घटनाक्रम का, जनता के साथ जुड़ाव का। अब आप मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि आपका बचपन, जैसा कि आप बता रहे थे कि जहानाबाद में बीता है, तो आपका बचपन कैसा था? आपके पिताजी जो थे, आपने बताया पुलिस वाले थे, तो पुलिस वाले के परिवार में जन्म लेने के बाद, जहानाबाद में मास्टर जी के डंडे खाने के बाद डॉक्टर बनने का ख्याल कहाँ से आया? मैं आपको बताऊँ कि जब आपने बचपन की बात छिड़ी है तो बहुत सारी यादों का हुजूम हमारे दिमाग में कौंधना शुरू कर देता है जी। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे बचपन की ओर ले गई। बहुत कम लोग ले जाते हैं जनरली, और बड़ा रिलैक्सिंग लगता है जब आप बचपन को याद करते हैं। तो पिताजी पुलिस ऑफिसर थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे, थाने में उनकी पोस्टिंग होती थी, थाने में मैं रहता था। लेकिन उनका पहला उसूल था, दर्शन था कि मैं किसी भी कीमत पर थाने के इर्द गिर्द नहीं दिखाई दूँ। मेरा बस घर में रहें, स्कूल जाएं, वहाँ पे आएँ, न किसी सिपाही से संपर्क, न किसी जो होता है थाने का जो यूजुअल माहौल है, तो उस पूरे माहौल से अलग उन्होंने हमें रखा। कोई खास वजह? वजह उनका एक कहना था कि ये जो माहौल है थोड़ा सा बच्चों के जो डेवलपिंग मस्तिष्क के लिए ये माहौल थोड़ा खतरनाक हो सकता है, विषाक्त हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ कुछ इस तरह के लोग आएँ जो हमें समझें कि भाई ये साहब के लड़के हैं, चाहे पुलिस इंस्पेक्टर लड़के हैं, तो इनको कुछ तरह का टेम्पटेशन दें, कुछ ऐसा करें ताकि कुछ काम कराना हो। पुलिस ऑफिसर से बहुत सारे काम होते हैं, तो हमें उस परिवेश से, वातावरण से अलग रखा गया। या यूँ कह लें कि पुलिसिया जो एक फ्रेमवर्क बना रहता है दिमाग में कि पुलिसिया माहौल का होना,
पुलिसिया माहौल का मतलब डर का माहौल, दहशत का माहौल, तरह तरह के जो कुत्सित माहौल होते हैं, उससे अलग रहने की प्रक्रिया हमारी शुरू हुई जी। पिताजी के माध्यम से। बचपन में, बहुत बचपन में, जब मैं गांव में था कुछ दिन के लिए, तो वहाँ लोअर स्कूल के मास्टर साहब, अभी तक मुझे याद है कि गांव की भाषा में उनको दमड़ी गुरुजी लोग कहते थे। दमड़ी गुरु दमड़ी तो गुरुजी बड़े स्ट्रिक्ट गुरुजी थे। जी। जरा सा भी कुछ गलती हुई तो खजूर की छड़ी रखते थे और सपासप लगा दिए, तो वो पीटते थे। उनके छड़ी से डंडे खाए हैं। और उस डंडों का डर इतना होता था कि कभी आपकी हिम्मत नहीं होती थी कि सिर्फ खाली पढ़ाई का अनुशासन नहीं, आपके व्यवहारों में अनुशासन में जरा सा भी ढील हुई, डंडों का पड़ना स्वाभाविक है। और उन डंडों को बचाने के लिए ना आपके पिताजी जाते थे, ना हमारे पिताजी जाते थे, ना चाचा जाते, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता था। मतलब एकदम स्वयंभू थे, स्वतंत्र थे। आज हालांकि डंडा होना भी नहीं चाहिए, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन आज तो टीचर लोग भयभीत रहते हैं कि जरा सा भी कुछ अगर बोल दिया तो तुरंत उनके पेरेंटल प्रेशर हावी हो जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया। उस समय ऐसा नहीं था। तो मैं उन सारे स्थितियों से गुजरता हुआ, पुलिसिया के माहौल से, उस माहौल से बचते हुए, मास्टर जी का जो है वो जो आतंक होता है, आतंक या पॉजिटिव आतंक मैं कह रहा हूँ, कोई नेगेटिव सेंस में नहीं, उस आतंक की वजह से पढ़ाई एक ढर्रे पे चलनी शुरू हो गई बचपन से ही। जी। तो उस दौरान डॉक्टर बनने का ख्याल कैसा है? क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि डॉक्टर के बेटे जो होते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, पुलिस वालों के बेटे पुलिस लाइन में ही जाने की रुचि दिखाते हैं। तो फिर एक डॉक्टर बनने का विचार एक पुलिस वाले के घर में, ये विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ, हम ये जानना चाहेंगे। ऐसा है सौम्या जी कि बहुत ही माकूल प्रश्न है, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं कि भाई डॉक्टर, मतलब ऐसा माना जाता है कि पुलिस के माहौल और चिकित्सा के माहौल में थोड़ा सा 36 का आंकड़ा है, थोड़ा दूर दूर का संबंध सिक्के के दो पहलुओं की तरह देखा जाता है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि मैं कहा कि वो माहौल से शुरू से मैं थोड़ा दूर रहा। डॉक्टर बनने का ऐसा कुछ नहीं किया था। पिताजी की इच्छा थी कि वो हमें व्यायाम की तरफ झुकान करते थे, एक्सरसाइज कराते थे, दौड़ाते थे, ताकि इनका फिजिक ठीक रहे, और चाहते थे कि आईपीएस ऑफिसर बने हम। जी। क्योंकि होता है कि एक वर्दी से जो लगाव होता है, मेरा लिटरेचर अच्छा था, मेरी हिंदी अच्छी थी, मेरी अंग्रेजी अच्छी थी, तो ये सब वो ग्रूम करते रहते थे, बराबर करते रहते थे कि वो बनेगा। घटनाक्रम जिस पर ना आपका कोई नियंत्रण रहता है, वो कहीं न कहीं विधाता लिख के भेजता है, वो विधि का विधान है, कोई एप्टीट्यूड उस तरह का नहीं था। लेकिन परिवार में मेरे चाचा सब लोग कहने लगे कि नहीं, परिवार में एक डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। और उस समय जितने हमारे परिवार के लोग थे, पिताजी को तो आईपीएस का फैसिनेशन था। हमारे परिवार के लोग जब पटना की सड़कों पर घूमते थे, बड़े बड़े डॉक्टरों के जो महल देखते थे, उनके यहाँ जो भीड़ देखते थे, उनकी इज्जत, शोहरत, प्रतिष्ठा का जो दौर उन दिनों चला था, उनके मन में था कि नहीं, ये लड़का अगर तेज है तो एक घर में एक डॉक्टर होना चाहिए। तो मुझे, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 10th, उस समय मैट्रिक क्लास का ज़माना था, 10th नहीं था, 10+2 नहीं था, तो मैट्रिकुलेशन में हमको बायोलॉजी लेना पड़ा, पेरेंटल प्रेशर या गार्जियन प्रेशर की वजह से। कोई इच्छा नहीं थी, और बायोलॉजी लेकर के फिर मैं पढ़ा, बहुत अच्छे नंबर आए मैट्रिकुलेशन में। फिर साइंस कॉलेज में एडमिशन हुआ, फिर तो यात्रा चल पड़ी। फिर बीएचयू में मेडिकल का कंपटीशन दिया, जो होता है नॉर्मल जो प्रोसेस होता है कि जब आप बायोलॉजी से आईएससी करते हैं इंटरमीडिएट, तो आप मेडिकल देते हैं। तो मेडिकल में हमारे समय बीएचयू वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन में मैं आता था, और वहाँ जब मैं आ गया जी, तो गौरवान्वित महसूस किया। मैं वहाँ गया और फिर तो रेस्ट इज हिस्ट्री, फिर तो आपके सामने हूँ। रेस्ट इज हिस्ट्री। मतलब पेरेंटल प्रेशर में आके बायोलॉजी चूज करने के बाद आपने ये मुकाम हासिल कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि ऐसा प्रेशर हर किसी की ज़िंदगी में आए तो शायद सबकी ज़िंदगी का उद्धार हो जाए। अब आप मुझे ये बताइए कि आप जिन खजूर के डंडों का जिक्र कुछ वक्त पहले कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि आज अपनी ज़िंदगी बतौर डॉक्टर जिस अनुशासन के साथ जी रहे हैं, जिस तरीके से आपने खुद का ओहदा एक बनाया है, समाज में अपने लिए एक जगह बनाई है, ये उन्हीं कहीं ना कहीं उन डंडों की वजह से है? बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि ज़िंदगी के उस दौर में जहाँ आप एक, जिसको कह सकते हैं कि एकदम कच्ची मिट्टी होती है, उसका घड़ा बनाने के प्रोसेस में होते हैं जी। जो बचपन का जो माहौल होता है, उसमें थोड़ा बहुत डर का माहौल होना चाहिए। अब आज के मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन मैं अपने पुराने इतिहास के पन्नों को अगर मैं उलटता हूँ तो मैं मानता हूँ कि भय और डर और दहशत का जो माहौल उस समय था, जो टीचर से दहशत होती थी, जो पिताजी से जो डर होता था, जो खौफ होता था। पिताजी हमारे दोस्त भी अच्छे थे, बैठ के बातें भी होती थी,
लेकिन अगर मुझे यकीन था कि अगर उन्होंने टाइम दे दिया है कि 9 बजे तक बाहर नहीं निकलना है रात में मतलब 6 बजे शाम को वापस लौट आना है तो लौट आना है जी। और अगर मैं 6:15 तक 6:30 तक कहीं बाहर रह गया तो दिल की धड़कनें इतनी तेज होती थी कि आज पता नहीं क्या होगा। वो पीटते नहीं थे जी। लेकिन आंखों एक का वक्र डर। दृष्टि ही जो थी आंखों के एक का एंगल डर। है वो काफी था, किसी भी डर और मार से कहीं ज्यादा खतरनाक था। एक दृष्टि काफी थी हर चीज के लिए। काफी समय। अब आप डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जिस अनुशासन में आपने अपना पूरा जीवन बिताया है, पूरा बचपन बिताया है, उस अनुशासन वाले बचपन में क्या कहीं क्लासेस बंक करके अमरूद के पेड़ में से अमरूद तोड़ने जाना था या आम के बगीचों में आम चुराने जाना था? कुछ ऐसा दौर भी रहा है कि नहीं आपके बचपन में? ऐसा दौर तो नहीं हुआ कि आम के पेड़ पर चढ़ गए उतना साहसिक कदम नहीं उठा पाए। अब उसको आप मेरी कायरता कह लीजिए या डर कह लीजिए। लेकिन जब साइंस कॉलेज में, मुझे अभी भी याद है, जो हर बच्चों की तरह साइंस कॉलेज में इंटरमीडिएट में था, तो जब कभी क्लास सस्पेंड हो जाता था इतनी खुशी होती थी। मतलब वो आप खुशी, आज अगर आपको कहीं से करोड़ रुपया की प्राप्ति अगर हो गई, एक अचानक कहीं कोई लॉटरी लग गई, शायद उतनी खुशी नहीं होती होगी जितना एक क्लास के सस्पेंड होने से होता था। और बीच में फील्ड में भाग गए। साइंस कॉलेज का बड़ा सा मैदान था यहाँ पटना साइंस कॉलेज का, वहाँ बैठ के जो गप करने का आनंद, जो 40 मिनट 50 मिनट का जो आनंद था, वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना सुकून देता था। अनुशासन जो आपके बचपन में आपके अंदर भरा गया, उसके बाद आपको कॉलेज में भी क्लासेस बंक करने की कभी इच्छा नहीं हुई? इच्छा नहीं हुई, लेकिन जब क्लासेस सस्पेंड होते थे तो खुशी के मारे हम लोग झूम उठते थे, पारावार रहता था खुशी का कि अब 45 मिनट सुकून मिलेगा। तो कहीं ना कहीं क्लासेस और इसका प्रेशर तो होता ही है। कोई खुशी से बहुत ज़्यादा, मैं इसको प्रिटेंड नहीं करता हूँ कि मैं बड़ा खुश होता था पढ़ करके। वो मजबूरी में पढ़ाई होती थी कि एक जानने के लिए कि हमको कुछ अच्छा करना है, एक ड्राइव सा था। लेकिन अगर कहीं हटने का मौका मिलता था तो उसकी खुशी दुगनी होती थी। ऐसा नहीं एक लगन थी, लेकिन मौका मिलते ही हट जाता। उसका आनंद जो है ना वो अद्वितीय होता है जी। अब डॉक्टर साहब, आप मुझे ज़रा ये बताएं कि कॉलेज के दिनों में जैसे क्लासेस सस्पेंड होती थी तभी आपने आनंद लिया है अपनी कॉलेज लाइफ का, तो उस आनंद के बीच में कभी सिनेमा देखने जाते थे? ओह बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि सिनेमा का मैं बहुत शौकीन था जी। जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहला दिन में गया, एडमिशन लिया, तो एडमिशन लेने के बाद पहला काम किया कि सिनेमा हॉल पकड़ा। और उस समय हमारे समय में अमिताभ बच्चन छाए हुए थे और खुशकिस्मती से आज भी वो छाए हुए हैं। तो अमिताभ बच्चन का वो दौर था कि करीब करीब सप्ताह में एक आध फिल्में जरूर हम लोग देख लिया करते थे। कौन सी मूवी देखी थी आपने जिसमें आपने सबसे ज़्यादा सीटियाँ बजाई हो? सीटियाँ तो मुझसे बजती नहीं थी लेकिन मैं उछलता ज़रूर था। और ख़ास करके जब मैंने वो देखा, शक्ति फिल्म देखी थी जो बाप बेटे के क्वेश्चन पर बनी हुई थी। फिर दीवार तो खैर फिल्म अच्छी थी। तो जंजीर, दीवार, शक्ति, कभी कभी, उसके बाद चुपके चुपके फिल्म आई थी, वो हंसी का फव्वारा, उसमें काफ़ी था, हम लोग काफ़ी इन्जॉय किए थे। तो ये सब चीज़ें जो कॉमेडी और जो अच्छी फिल्में जो बनाई जाती थी जिसमें बहुत फूहड़पन नहीं था, बहुत ज़्यादा युद्ध का वातावरण नहीं रहता था, लड़ाई झगड़ा बंदूक गोली सब चीज़। हाँ, शोले में बहुत ज़्यादा ऐसा था, लेकिन शोले भी अच्छी लगी थी। तो ये सब फिल्में उस समय की थी, जो उस दौरान जो फिल्में बनती थी, जो मेहनत लोग करते थे, उन फिल्मों का मैं शौकीन हुआ करता था। धीरे धीरे जब फिल्मों की क्वालिटी घटती गई तो थोड़ा, लेकिन अभी भी फिल्मों का जो इंटरेस्ट है, जो स्वाद है, वो गया नहीं। अब अभिनेता में तो आपने बताया कि आप बच्चन साहब के फ़ैन हैं। अभिनेत्री ऐसी कौन सी थी जिसे देखने के लिए खास तौर पर सिनेमा के टिकट्स आपने कटवाई थी? अभिनेत्री में कोई एक नहीं था, एक पर हम कोई सीमित नहीं रहते थे, लेकिन दायरा थोड़ा बड़ा था। तो दायरा बड़ा होने का मतलब जैसे माधुरी दीक्षित थी, जूही चावला थी, उसके बाद प्रीति जिंटा को हमने देखा था जिसमें ऋतिक रोशन के साथ वो काम की थी। और इधर हाल फिलहाल के दिनों में काजोल अच्छी लगती थी, उसके बाद जो शाहरुख खान के साथ उनका पेयरिंग हुआ। तो ये सारे हीरोइंस जो हैं, किसी के डांस मूव्स, किसी की एक्टिंग, किसी का चेहरा, मतलब अच्छा लगता था। अलग अलग हीरोइनें पसंद थी आपको। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आप जब सिनेमा देखने जाते थे तो अकेले ही जाते थे या साथ में किसी और की भी टिकट कटती थी? मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही इशारा है मेरा। लेकिन
मैं आपको बताऊं कि जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गया मेडिकल की पढ़ाई के लिए, साइंस कॉलेज तक तो मैं बिल्कुल केवल किताबों से, क्लासरूम से कभी इधर उधर झांकने की फुर्सत मिली नहीं। कभी उस समय मैं आपको बताऊं बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड होता था कि पटना मेडिकल कॉलेज के कैंटीन की तरफ कभी मैं घूमते घामते जाता था। वहाँ केवल एक तो इच्छा तो जगी गई थी कि डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी लिया था, साइंस, तो जाता था मेडिकल कॉलेज में लाइफ देखने के लिए, क्या किस तरह की लोग ज़िंदगी जीते हैं। तो जब मेडिकल कॉलेज कैंटीन में मैं देखता था कि लड़के लड़कियाँ, जवान लड़के लड़के एक साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हंसी और ठिठोली का बाजार गर्म है, लोग हंस रहे हैं, फव्वारे फूट रहे हैं, आनंद में हैं, तो हमें लगा कि वो मेडिकल में बहुत आनंद है। चिकित्सा जगत तो आनंद से भरा पड़ा है, जहाँ भरपूर प्रचुर मात्रा में लड़कियाँ हैं, प्रचुर मात्रा में जो है उनके साथ गप करने का आनंद है, लगता है काफ़ी लोग रिलैक्स रहते हैं। तो एक ये था कि अभी बस पढ़ाई कर लो, एक बार मेडिकल में आ गए फिर तो ज़िंदगी आनंददायक हो जाएगी, पढ़ाई के साथ साथ आनंद की भी प्रचुरता रहेगी। लेकिन जैसे ही एडमिशन वहाँ लिया कि आपको जो वास्तविकता की धरती पर पहली बार आप रूबरू हुए कि कितनी कठोर धरती है, वहाँ तो फिर रोमांस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। दिन भर पढ़ाई, दिन भर किताबें, रात में 3-3 बजे तक पढ़ाई। तो उस दौरान ऐसा हुआ कि और फैकल्टी के लड़के जो है गर्लफ्रेंड बना के घूमते रहते थे, बड़ा आनंद आता था, ईर्ष्या होती थी कि क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं जी। लेकिन तब तक फिर नेक्स्ट डे का जो है एग्ज़ाम याद आ जाता था। तो पढ़ाई और एग्ज़ाम आपके रोमांस और गर्लफ्रेंड के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार का काम करता था, दीवार बन जाता था ये पढ़ाई। तो जी, उन दीवारों को मैं लांग नहीं पाया जी, और कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाई, तो गर्लफ्रेंड से शादी तक के सफ़र पे भी हम आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगी कि उतनी देर से आप बड़ी मुस्कुराहट के साथ हमें अपने सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहे हैं, किस तरीके से आप पढ़ते थे, किस तरीके से हर एक चीज़ होती थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि मेडिसिन फील्ड जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। तो इस संघर्ष में आप मुझे बताएं कि वो एक ऐसा कौन सा पल था जब आपको लगने लगा था कि आपकी हिम्मत बस अब टूट रही है, आपने अपने आप को उसके बाद कैसे संभाला था? मैं बताऊं, वो दौर बड़ा दुरूह क्षण था मेरी ज़िंदगी का, और ये आपकी खासियत है कि आप हर क्षणों की ओर ले जा रही हैं। आनंद के बाद उन क्षणों को भी मैं याद करके अभी तक दिल मतलब कांप जाता है इस मामले कि जब मैं सेकेंड ईयर के लास्ट में था और मेरी उम्र उस समय 20 साल की थी, मेरे पिताजी का देहांत हो गया अनएक्सपेक्टेड, कहते हैं जिसकी कोई संभावना नहीं थी, कोई बीमारी नहीं था, कुछ नहीं था। अचानक वन फाइन मॉर्निंग हमको ये न्यूज़ आया, बनारस में न्यूज़ आया कि वो नहीं रहे। तो आपके लिए, आप इकलौता संतान थे माँ बाप के, और 20 साल की उम्र में पिताजी का चले जाना, साया उड़ जाना, और मेडिकल की इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई में बता ही रहा था मैं आपको, तो बहुत ही यूँ कह लें कि मानसिक झंझावात का वो समय था, मानसिक प्रलय का समय था। ऐसा प्रलय आया कि लग रहा था कि अब तो पढ़ाई होगी नहीं, क्योंकि वो प्रेम और कर्तव्य के बीच का जो संघर्ष था, प्रेम था, पिता का प्रेम था, पिता अचानक चले गए थे, तो वो प्रेम जो है झकझोर के रख दिया था दिल को, दिमाग दोनों को, और हमेशा व्यथित कर दिया था। लेकिन फिर लगता था कि नहीं, अगर कर्तव्य पथ में मैं नहीं आया तो जो हम जिस पथ पर चलना चाह रहे हैं वहाँ से अगर भटक जाएंगे तो और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो फिर मैं अपने आप को व्यवस्थित किया, अपनी ज़िंदगी को समेटा, उन दुखांतक क्षणों से धीरे 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 मोड़ते वक्त तो लगता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वक्त सबसे बड़ा मरहम है। गुजरते वक्त के साथ मरहम पट्टी लगती गई, धीरे धीरे दिमाग को मिलता गया, और फिर हम वापस आ गए। उस विपत्ति के थपेड़ों को झेलते हुए, उनको ठीक से दरकिनार करते हुए, फिर हम अपने वापस कर्तव्य पथ पे आ गए। अब बात जब आपके पिताजी की हो ही रही है, तब मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि आपके पिताजी की दी हुई वो कौन सी सीख है जो आज तक आप अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, जिसे आप अपना मंत्र की तरह अपने साथ रखते हैं? पिताजी की कुछ सीखें जो हैं बहुत ही अच्छी सीखें थी, जो मैं आज तक उसको फॉलो करता हूँ। पहला तो उन्होंने कहा था, वो डॉक्टर नहीं थे, लेकिन पहला उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी को अगर सही मामले में जीना है, ठीक से जीना है, तो बहुत हद तक पैसा या ऐश्वर्य या प्रसिद्धि या लोकप्रियता काम नहीं देती है, काम देता है आपका स्वास्थ्य। और उन्हें क्या पता था उस समय कि हम स्वास्थ्य के फील्ड में ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि बराबर कहते थे कि सब कुछ पढ़िए लिखिए,
लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, व्यायाम कीजिए, टहलिए, खाने पर ध्यान दीजिए। तो जो आज हम डॉक्टर होकर लोगों को सीख दे रहे हैं, उनको डॉक्टरी कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति बड़ा सजग रहते थे। तो पहला सीख अभी तक हमको याद है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप कुछ भी पढ़िए लिखिए, साहित्य के प्रति अभिरुचि रखिए। और मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड कि वो पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन उनको दिनकर साहित्य पूरा याद था, बच्चन पूरे याद थे, और वो कहानियाँ पढ़ते थे प्रेमचंद की, राधिका रमन की, उर्दू साहित्य पर उनका ये था। तो उनकी वजह से साहित्य के प्रति मेरी अभिरुचि जगी, और साहित्य और चिकित्सा का ये आप अद्भुत संगम आप कह सकते हैं, वो कहीं न कहीं हम आत्मसात करने की कोशिश किए। जी, वो देखा है मैंने कई दफ़ा, आपके टेबल पे किताबें रखी रहती है। जी, अब डॉक्टर साहब, अब कॉलेज के दिनों से निकलते हैं और आपके मेडिकल प्रैक्टिस की शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपकी जब पहली तनख्वाह आई थी, जब घर पे फ़ोन करके बताया होगा कि हाँ अब मैं कुछ कमाने लगा हूँ, वो पहली तनख्वाह जो है वो कितनी थी? अब मैं बताऊँ आपको कि जब मैंने एमडी किया, तो मैंने थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ कि फादर नहीं थे, मदर का बोझ था, सब कुछ था, तो आगे और पढ़ने की ख्वाहिश रहते हुए भी, क्योंकि एमडी के बाद फिर डीएम की डिग्री होती है, वो मुझे कार्डियोलॉजी में ऑफर हो चुका था, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक बाध्यताओं की वजह से मैं पटना आ गया। और उस समय चूँकि बिहार सरकार की नौकरी का निकला था, मुझे नौकरी लग गई, मैं ज्वाइन कर लिया बिहार सरकार में। तो पहली पोस्टिंग में जो आप सैलरी पूछ रही हैं, 1150 रुपये मंथली था। 1150 वो मंथली सैलरी थी। वो भी सैलरी उस समय रेगुलर नहीं रहता था डॉक्टरों का, रेगुलर नहीं, क्योंकि वो जो अपॉइंटमेंट था मेरा एडहॉक का था, बाद में वो रेगुलराइज हुआ। तो एडहॉक वालों को 3 महीने 4 महीने के बाद जब फंड रिलीज होता था उस समय तो मिलता था। पहली तनख्वाह जब आई, खुशी कितनी हुई थी? मैं आपको बताऊं कि ये जो तनख्वाह होती थी, इससे ज़्यादा मुझे जब मैं रेजिडेंसी कर रहा था, एमडी कर रहा था, उसमें स्टाइपेंड भी मिलता था जी। तो इसलिए पैसे की वजह से खुशी नहीं हुई, लेकिन एक नया रोल पाके, एक नया उत्तरदायित्व पाके जरूर खुशी हुई। जी। पैसा उससे ज़्यादा मिल रहा था हमें जब हम एमडी कर रहे थे उस समय, लेकिन अब कुछ आगे करने की ख्वाहिश थी, कुछ करने का एक दमखम था, एक जोशो खरोश था। उसी दमखम जोशो खरोश की कल्पनाओं के सहारे मुझे न 1000 1150 का कोई विशेष लगा कि कुछ आगे करना है, आगे का मिशन। जब लड़के कमाने लग जाते हैं तो पहली प्रवृत्ति रहती है परिवार वालों की कि लड़का अब कमाने लग गया है, शादी करा देते हैं। आपके साथ ये चीज़ कब हुई थी, जब वो शादी को लेकर घर में बातचीत शुरू हुई? उन दिनों आपका कैसा माहौल था, प्रैक्टिस में कहाँ तक पहुँच गए थे, और अब शादी कितना बड़ा डिसीजन था आपके लिए? मैं आपको बताऊं कि हमारे सिचुएशन ऐसा था कि नौकरी लगने के पहले ही मेरी शादी हो गई, जब मैं पढ़ रहा था, जो कि बड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि उस समय भी मेडिकल में भी देर से शादियां होती थी। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एक मैं कहूँ कि परिवेश तो थोड़ा ग्रामीण टाइप का था ही, तो लड़की देखना शुरू हो गया था कि भाई अब डॉक्टर है, तो मेरा एक था कि नॉन मेडिको भी रहेगी तो चलेगा। मतलब ये जो फिक्सेशन नहीं था कि मेडिको लड़की ही होनी चाहिए, है ना। यूँ कह लें कि प्रेफरेंस मेरा था नॉन मेडिकल की तरफ से। मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो इस पर बहुत ज़्यादा भुजाल लेकिन वो था, उसमें मिली। तो मैं एमडी जब कर रहा था उसी समय मेरी शादी हुई जी। और शादी के बारे में वाकया यही है कि ये आईपीएस ऑफिसर की बेटी थी, तो कई लोग हमें कहते थे कि अब तो तुम्हारी ज़िंदगी गई, तो जो मजाक में कि एक इतने बड़े पुलिस ऑफिसर की बेटी जब आ रही है तो बैलेंस तो रहेगा नहीं। लेकिन फिर भी अब जो होता है, तो मैं आपको बताऊं कि सब कुछ तो लिखा रहता विधाता का, शादी हुई, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि अभी आप बता रहे हैं, आपके संघर्ष के दिनों में ही आपको आपके धर्मपत्नी का साथ मिल चुका था, तो आपका वो संघर्ष ख़त्म होने से पहले आप एक नए रिश्ते में बन चुके थे, तो आपके उन दिनों में उस सारी दिक्कतों के बीच में जब 1150 की आपको तनख्वाह 3 से 4 महीने में एक बार आती थी, ऐसे में आपकी धर्मपत्नी का किरदार कैसा रहा आपकी ज़िंदगी में? कितनी उन्होंने आपकी हिम्मत बांधी, कैसे आपका साथ दिया? बहुत। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर एक डॉक्टर की जो वाइफ होती हैं, जो पार्टनर हैं, धर्मपत्नी हैं, वो अगर समझदार नहीं रहे तो डॉक्टर साहब की ज़िंदगी तो बिल्कुल
बिल्कुल इक्वल है कि धीरे 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 वो खात्मे की ओर अग्रसर हो जाएगी हर एक डॉक्टर की वाइफ को। क्योंकि शुरू का जो इनिशियल क्षण होता है ज़िंदगी का, शुरुआती जो पल होते हैं, उसमें आपको एडजस्ट करना है। तो उसमें आप एक सुविधाभोगी परिवार से अगर आप आ रही हैं तो आपको सुविधाएं चाहिए। सुविधाएं तो एक अपकमिंग डॉक्टर चाहे कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, तुरंत तो प्रैक्टिस में हमारे समय कॉरपोरेट हॉस्पिटल का ज़माना था नहीं, न इस तरह के कोई बड़े बड़े अस्पताल थे जहाँ तुरंत लगे और कुछ अच्छी सैलरी आपको मिलनी शुरू हो जाए। तो क्रमवत है। तो उस दौरान जब आपका धीरे धीरे प्रसार हो रहा हो, पैसे का धीरे धीरे फैलाव हो रहा हो, उसमें कोई लड़की अगर आए या शुरू से डिमांडिंग अगर हो जाए कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ब्यूटी पार्लर भी चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो आप उस दबाव में झुक जाते हैं और शायद कुछ अटपटा सा काम करना शुरू करते हैं, मूल्यों से समझौता करना शुरू कर देते हैं। मूल्यों से समझौता मुझे करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मेरे घर में चाहे पत्नी आई, उन्होंने भी मूल्यों को संजो के रखने में मेरी मदद की हैं। इस मामले में मदद की हैं कि मैं इंजरी में उस समय जब सरकारी सेवा में था तो कई आदमी को होता है कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं ये सब कर लूँ, कभी कुछ किया नहीं। वो धरोहर था मेरे पास, वो जो आदर्श का जो धरोहर था उसको बांधे रखा और उसके सहारे में धीरे धीरे कदम बढ़ाते गया और ठीक है। कदम बढ़ाने के बीच में, सारे संघर्षों के बीच में आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आप किस पल को कहेंगे? कोई खास पल नहीं होता है सौम्या जी। टर्निंग आप किसी एक खास पल को टर्निंग पॉइंट नहीं कर सकते कि कब आप टर्न किए। वो प्रोसेस होता है, वो ग्रेजुअल इवॉल्विंग प्रोसेस होता है। वो धीरे 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 कब हम सरकारी सेवा से हट गए, क्योंकि जब हमने देखा कि हम न्याय नहीं कर पाएंगे सरकारी सेवा के साथ, और मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री जी की ही कृपा से और उनके आशीर्वाद से मैं वो जब उन्होंने देखा कि भाई इनको इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मैं आया था, मैं आराम से ज़िंदगी वहाँ गुजार सकता था, लेकिन मैंने देखा कि हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे, तो हम वहाँ से अलग हटे और फिर प्रैक्टिस की दुनिया में हम व्यस्त रहे। जी डॉक्टर साहब, आपका जो जीवन का एक संघर्ष है, जो पूरी श्रृंखला है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। कभी खजूर के डंडों से आपको पिटाई पड़ रही थी, कभी उसी डिसिप्लिन के बीच में आप डॉक्टरी करने पहुंच गए, वहीं आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस आपने फेस किया, और संघर्ष के बीच में एक ऐसा साथी आपको मिला जिसने आपके संघर्ष को ना केवल और आसान बनाया बल्कि हर चीज़ उनकी वजह से बेहतर हो गई। अपनी इस सफ़र से आपने क्या सबसे बड़ी चीज़ सीखी? इस पूरे सफ़र के दौरान हमने सीखा सौम्या जी कि व्यक्ति को ज़िंदगी में टूटने के कई पल आते हैं जब आपको लगता है कि अब ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, अब आगे नहीं चलेगा। लेकिन उन हर्डल्स को, उन बाधाओं को, उन रुकावटों को पार करना ही यही ज़िंदगी है। रुकावटें तो आती रहती हैं हर की ज़िंदगी में, चाहे आपकी ज़िंदगी हो, मेरी ज़िंदगी हो। अगर रुकावटें नहीं हैं, बाधाएं नहीं हैं, कष्ट नहीं हैं, तो लाइफ नहीं है। क्योंकि कष्ट के बिना, बाधाओं के बिना वो ज़िंदगी तो बिल्कुल मुर्दे की ज़िंदगी। तो ज़िंदगी का मतलब है कष्टों की श्रृंखला। उन कष्टों की श्रृंखला में आप आनंद के पल कैसे ढूंढते हैं, जो हम आते गया। और आज लोग कहते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर हो गए, चाहे कुछ भी हो गए, लेकिन इस पूरे जर्नी में, इस पूरे यात्रा में किन किन चीज़ों को आप झेलते हैं, जिसका पूरा विशद विवरण करना तो खैर संभव नहीं है। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अपने मूल्यों से समझौता नहीं कीजिए। कष्टें आएंगी, कष्टों का हुजूम आएगा, चैलेंज आपके सामने रहेंगे, समस्याओं का पर्वत सामने दिखाई देगा, लेकिन धैर्य रखिए। जहाँ धैर्य आपने खोया कि ये जितने भी जो रुकावटें हैं, जितने भी जो समस्याओं का जो आपको लगता है कि ये पर्वत बन के खड़ा है, ये आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगा। इसलिए धैर्य रखिए, वक्त पर हमेशा कीजिए, स्वस्थ रहिए। मैं बार बार डॉक्टर मैं कह रहा हूँ, जो मेरे पिताजी की सीख मिली थी, स्वस्थ रहना, वो आपके सारे रुकावटों को धीरे जब आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे तो उसको रुकावटों को झेलने की प्रवृत्ति भी आपकी अच्छी हो जाएगी। अब इस वीडियो को यहीं डॉक्टर राजीव के दिए गए लाइफ लेसन के साथ खत्म करना चाहूँगी कि कष्ट आते रहेंगे, ना अपनी प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ना ही कोई गलत रास्ता अपनाना है, बस वक्त पर भरोसा करना है और अपना काम करते चले जाना है। आपके साथ कहानी ज़िंदगी में हम ऐसे ही और लाइफ जर्नीज़ शेयर करते रहेंगे ताकि आप और इंस्पायर हों और जो चीज़ें
डॉक्टर साहब जैसे लोगों ने अपने पूरे जीवन काल में सीखी, अपने संघर्ष से सीखी है, उन चीज़ों से मैं और आप भी कुछ सीख पाएँ। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे कहानी ज़िंदगी की है के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।